हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। आज के वीडियो में हम जियोमॉर्फोलॉजी के और बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हम जियोमॉर्फोलॉजी के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम 25 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और इस तरह से हम 100 क्वेश्चंस जियोमॉर्फोलॉजी के भी कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि हम लोग क्लाइमेटोलॉजी की थियरी लेक्चर के साथ साथ 100 क्वेश्चंस देख लिए थे, कंप्लीट कर चुके हैं, और जियोमॉर्फोलॉजी की थियरीज भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आप बीएचयू वाले यूट्यूब चैनल पे विजिट करके सीयूटी पीजी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। उसका हम लोग डिटेल डिस्कशन किए हैं। और आप बीएचयू वाले ऐप पे जाके अपना रेगुलरली संडे टू संडे टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर इंट्रूसिव रॉक्स। तो हम लोग अपने वीडियो में डिस्कस किए थे कि रॉक्स क्या होती है, इंट्रूसिव रॉक्स क्या होती है, एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होती है। तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है और जो मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, वहाँ पे अर्थ के सरफेस पे आने के बाद कूल होके और सॉलिडिफाई जब होता है, तो वो जिन भी रॉक्स का फॉर्मेशन करता है वो इग्नियस रॉक्स एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं, ठीक। और जब जो लावा होता है वो अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब उसको स्पेस नहीं मिल पाता है ऊपर आने के लिए, तो वो अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है और इस तरह अलग अलग टाइप की मतलब रॉक्स का फॉर्मेशन करता है। उनको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, ठीक। तो इसका यही पूछ रहा है कि ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या है। तो रॉक्स फॉर्म्ड एट द सरफेस, मतलब जो अर्थ के सरफेस पे जो रॉक बनती है, मतलब जो रॉक मैग्मा के कूल और सॉलिडिफाई होने से जो रॉक बनती है, उनको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और वही रॉक्स जो अर्थ के इनसाइड मैग्मा लावा के सॉलिडिफाई होने से बन जाती हैं, उनको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनते हैं। और जो रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट, जो रॉक सेडिमेंट से बनती हैं, उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक। रॉक्स फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, रॉक्स ऑर्गेनिक मैटर से नहीं बनती है, मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक्स में ही और सेडिमेंट के साथ ही जो ऑर्गेनिक मैटर है उसी रॉक्स में दब जाता है। और सेडिमेंट्री रॉक्स में ही जो फॉसिल फ्यूल्स होता है वो मिलता है, ठीक। इस इमेज में हम लोग देख रहे हैं कि जो इंट्रूसिव रॉक्स है मैग्मा से बनने वाले, वो ग्रेनाइट है, डायोराइट है, गैब्रो है, ये सब कुछ इंट्रूसिव रॉक्स है जो बनते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक में जैसे कि रायोलाइट है, एंडेसाइट है और बसाल्ट, ये कुछ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, मतलब मैग्मा के अर्थ के सरफेस पे आने के बाद कूल और सॉलिडिफाई होने से बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ट्रांसफॉर्म्स इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स टू मेटामॉर्फिक रॉक्स। कौन सी प्रोसेस है जिससे कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। तो इरोजन, मेल्टिंग, मेटामॉर्फिज्म या फिर डिपोजिशन। तो जो इग्नियस रॉक होते हैं उन इग्नियस रॉक्स का जो इग्नियस रॉक्स का जो मेटामॉर्फिज्म होता है, उसके बाद वो मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। और इसी तरह जब सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब सेडिमेंट्स के एक्यूमुलेट होने के बाद जब सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसका उसका जो मेटामॉर्फिज्म होता है उस पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पड़ता है और वो अपना फॉर्म चेंज करके मेटामॉर्फिक रॉक में बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक का ट्रांसफॉर्मेशन मेटामॉर्फिक रॉक में जब होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक। तो इसलिए हमारा ये मेटामॉर्फिज्म वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्स फ्रॉम केमिकल प्रोसेस। कौन सी जो सेडिमेंट्री रॉक है वो केमिकल प्रोसेस से बनती है। सैंडस्टोन, कोल, लाइमस्टोन या फिर सेल। तो जो सेडिमेंट्री रॉक है, जो लाइमस्टोन है, ये केमिकल प्रोसेस के से बनती है। लाइमस्टोन जो है, जब इस पे मतलब वाटर के साथ ये रिएक्ट करके डिकम्पोज हो जाता है। तो जो लाइमस्टोन है ये केमिकल प्रोसेस से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द डेंसिटी ऑफ रॉक्स ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म। रॉक्स की डेंसिटी के साथ क्या होता है मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस के टाइम पे। पहला ऑप्शन है, इट डिक्रीजेस, मतलब जो रॉक की डेंसिटी है वो घट जाती है। नेक्स्ट, इट रिमेन्स द सेम, ये सेम रहती है। इट इंक्रीजेज, या फिर ये बढ़ जाती है, या फिर ये सभी होता है, मतलब कि इंक्रीज करती डिक्रीज करती है या फिर सेम रहती है। तो जब जो सेडिमेंट्री रॉक्स है और इग्नियस रॉक्स है उस पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ता है मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस के दौरान। मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस के दौरान जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पे प्रेशर और हाई टेम्परेचर बनता है, तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से रॉक की डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ ग्रेवल एंड सैंड। किस टाइप ऑफ कौन सी जो सेडिमेंट्री रॉक है वो ग्रेवल और सैंड, जो कंकड़ और धूल, मतलब सैंड बालू के कंपोजिशन से बनती है, मतलब एक उनके डिपोजिशन से बनती है। क्ले,
कॉन्ग्लोमरेट, सेल या फिर पीट। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ग्रेवल और सैंड के डिपोजिशन से बनती है, उसको हम कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। ये हमारा कॉन्ग्लोमरेट है जिसमें कि आपको ग्रेवल्स और सैंड के पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, ठीक। तो ये हमारी कॉन्ग्लोमरेट रॉक, कॉन्ग्लोमरेट है, सेडिमेंट्री रॉक है। जो कॉन्ग्लोमरेट है वो सेडिमेंट्री रॉक का टाइप है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ डाइक। डाइक क्या होता है? डाइक जो है ये वॉल्केनिक, जो वॉल्केनोज है, वॉल्केनोज के अंदर जब लावा जो होता है वो इरप्ट होने का ट्राई करता है, तो वही जब सरफेस मतलब अर्थ के क्रस्ट को तोड़ के ऊपर नहीं आ पाता है, तो अर्थ के मतलब सरफेस के नीचे ही सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसी को हम लोग डाइक, और अलग अलग मतलब अलग अलग शेप में जब वो सॉलिडिफाई होता है तो उसी को हम लोग डाइक, सिल, लैकोलिथ, लोपोलिथ और बैथोलिथ बोलते हैं, ठीक। जो डाइक है ये एक टाइप ऑफ मतलब मैग्मा है जो कि परपेंडिकुलरली सॉलिडिफाई हो जाता है अर्थ के सरफेस के अंदर, ठीक। तो सबसे पहले एक पहला ऑप्शन है हमारा अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, तो ये बिल्कुल गलत होगा कि डाइक जो है सेडिमेंट्री रॉक का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्मा डिपोजिटेड पैरेलल टू लेयर्स। नहीं, तो जो ये जो मैग्मा है, जो डाइक है वो परपेंडिकुलर, इसी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि लेयर्स के परपेंडिकुलर डिपॉजिट होता है डाइक। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पहले ही गलत हो जाते हैं कि जो डाइक है वो मेटामॉर्फिक रॉक का टाइप है और सेडिमेंट्री रॉक का टाइप है। ये दोनों ऑप्शन हमारे पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा बचता है कि पैरेलली डिपॉजिट होता है या फिर परपेंडिकुलरली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में भी जो डाइक है ये परपेंडिकुलरली डिपॉजिट हो रहा है और सरफेस के नीचे लेयर्स में। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, मतलब ऐसे डाइक का और सिल का, लैकोलिथ क्या है, लोपोलिथ क्या है, ये सारे क्वेश्चंस मतलब ऐसे पूछते हैं, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड किसको कहते हैं? व्हेन टू बोथ आर्म्स आर अनइक्वल, जब दोनों आर्म्स इक्वल हो अनइक्वल होती हैं तो सिमेट्रिकल फोल्ड होता है। या व्हेन बोथ आर्म्स आर इक्वली इंक्लाइंड, या जब दोनों आर्म्स रॉक की इक्वली इंक्लाइंड होती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा व्हेन वन आर्म इज वर्टिकल, और व्हेन देयर इज नो आर्म ऑफ द फोल्ड, या फिर जब किसी मतलब जो आर्म है फोल्ड में कोई आर्म नहीं होती है तो उसको सिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं। तो ये जो हमारा बी ऑप्शन है कि जब दोनों आर्म्स जो है इक्वली इंक्लाइंड होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें इक्वली इंक्लाइंड है, तो इसको हम सिमेट्रिकल फोल्ड बोलते हैं, ठीक। तो ये फोल्ड सिमेट्रिकल फोल्ड मतलब फोल्ड जो होते हैं कई टाइप के होते हैं, जैसे सिमेट्रिकल फोल्ड, एसिमेट्रिकल फोल्ड, ओवरटर्न फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड, अलग अलग टाइप के फोल्ड्स होते हैं। तो जिसमें जो आर्म्स होती हैं वो दोनों इक्वली इंक्लाइंड होती हैं उसको हम सिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एसिमेट्रिकल फोल्ड विच आर्म इज लॉन्गर। एक एसिमेट्रिकल फोल्ड में कौन सी आर्म जो है लॉन्गर होती है? द मोर इंक्लाइंड आर्म, द लेस इंक्लाइंड आर्म, बोथ आर्म्स आर इक्वल। जो मतलब इसमें बोल रहा है कि जो एसिमेट्रिकल फोल्ड होता है उसमें कौन सी आर्म ज़्यादा लंबी होती है। जो जो पहला ऑप्शन है कि जो आर्म ज़्यादा इंक्लाइंड होती है वो ज़्यादा लंबी होती है, या फिर वो आर्म जो कम इंक्लाइंड होती है वो ज़्यादा लंबी होती है, या फिर दोनों आर्म्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। तो इसमें जो हमारा सेकंड ऑप्शन है कि जो लेस इंक्लाइंड आर्म है वो ज़्यादा लंबी होती है, ठीक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एसिमेट्रिकल फोल्ड है, एक इंक्लाइंड आर्म है और ये ज़्यादा इंक्लाइंड आर्म है और ये लेस इंक्लाइंड आर्म है, ठीक। तो ये हमारा एसिमेट्रिकल फोल्ड है। सिमेट्रिकल फोल्ड हमारा ऐसे था, और एसिमेट्रिकल फोल्ड में मतलब एक दोनों का अलग अलग मतलब दोनों में इक्वली इंक्लिनेशन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन मोनोक्लाइनल फोल्ड। कौन सा जो इसमें है वो मोनोक्लाइनल फोल्ड का एग्जांपल है? मोनोक्लाइनल फोल्ड में मतलब एक ही आर्म बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होती है और दूसरी आर्म का शेप मतलब एकदम पैरेलली होता है। तो पहला है कि पीर पंजाल ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर की जो पीर पंजाल रेंज है वो मोनोक्लाइनल फोल्ड का एग्जांपल है। सेकंड ऑप्शन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो मोनोक्लाइनल फोल्ड का एग्जांपल है। फिर है पेनाइन माउंटेन्स ऑफ इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड का जो पेनाइन माउंटेन्स है। फोर्थ ऑप्शन है जूरा माउंटेन्स ऑफ स्विट्जरलैंड, जो जूरा माउंटेन्स है स्विट्जरलैंड का वो एक एग्जांपल है मोनोक्लाइनल फोल्ड का। तो इसमें से हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो मोनोक्लाइनल फोल्ड का एग्जांपल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओवरफोल्ड। एक ओवरफोल्ड का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? पहला, बोथ आर्म्स आर इक्वली इंक्लाइंड, जो दोनों आर्म्स हैं वो इक्वली इंक्लाइंड होती हैं। नेक्स्ट है वन आर्म इज वर्टिकल एंड द अदर इज इंक्लाइंड, जो एक आर्म होती है वो वर्टिकल होती है और दूसरी इंक्लाइंड होती है। थर्ड है वन आर्म इज प्रोजेक्टिंग फॉरवर्ड,
एक आर्म जो है वो आगे की तरफ मतलब निकली हुई होती है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बोथ आर्म्स आर हॉरिजॉन्टल, मतलब दोनों आर्म्स आर्म्स जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइप्स है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें से सही है? तो ओवरफोल्ड में जो एक आर्म होती है वो प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड, मतलब जो आगे आगे की तरफ निकली हुई होती है, जैसे कि हम लोग अभी देखे हैं कि बोथ आर्म आर इक्वली इंक्लाइंड कब होते हैं? सिमेट्रिकल फोल्ड में दोनों जो आर्म्स हैं वो इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। और एसिमेट्रिकल फोल्ड में एक जो आर्म है वो मोर इंक्लाइंड होता है कंपेयर टू अदर आर्म, ठीक। तो और ओवर टर्न फोल्ड में या फिर ओवर फोल्ड में एक आर्म जो है वो आगे की तरफ प्रोजेक्टेड होता है, जैसे कि दिख रहा है ना इसमें आगे की तरफ प्रोजेक्टेड होता है। तो इस तरह से ओवरफोल्ड का ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक। नेक्स्ट है इन आइसोक्लाइनर फोल्ड इन विच डायरेक्शन आर द आर्म्स इंक्लाइंड। जो आइसोक्लाइनर फोल्ड होता है उसमें जो आर्म्स हैं वो किस डायरेक्शन में इंक्लाइंड होती हैं? अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, वर्टिकल पोजीशन या फिर नो डायरेक्शन। मतलब आइसोक्लाइनल फोल्ड में जो आर्म्स होती हैं वो किस डायरेक्शन में इंक्लाइन होती हैं? अलग अलग डायरेक्शन में इंक्लाइन होती हैं, या फिर एक डायरेक्शन में इंक्लाइन होती हैं, या फिर वर्टिकल पोजीशन में होती हैं, या फिर नो डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में इंक्लाइंड नहीं होती हैं। तो ये आइसोक्लाइनल फोल्ड में एक ही डायरेक्शन में दोनों आर्म्स जो होती है इंक्लाइंड होती है, जैसे कि इसमें देख सकते हो कि एक ही डायरेक्शन में ये एकदम इंक्लाइंड है, एकदम सिमेट्रिकल फोल्ड जैसा लग रहा है, ठीक। तो ये आइसोक्लाइनर फोल्ड का कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अनदर नेम फॉर एन रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट फोल्ड का जो है दूसरा नाम क्या है? एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन बोलते हैं, ड्यूप्लेक्स फोल्ड बोलते हैं, सिंक्लाइनल फोल्ड बोलते हैं, या फिर ओवर फोल्ड बोलते हैं। तो रिकम्बेंट फोल्ड को हम ड्यूप्लेक्स फोल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज अ थ्रस्ट फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट अकर। एक थ्रस्ट फॉल्ट या फिर रिवर्स फॉल्ट कब होता है? ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्सेस, ड्यू टू टेंशनल फोर्सेस, ड्यू टू बैलेंसिंग फोर्सेस, या फिर ड्यू टू एनी फोर्स। मतलब जो थ्रस्ट फॉल्ट होता है वो कब होता है? टेंशनल फोर्स की वजह से होता है, मतलब जब दोनों डायरेक्शन ऐसे टेंशनल फोर्स लग रहा होता है, या फिर बैलेंसिंग फोर्सेस, मतलब बैलेंसिंग फोर्सेस लग रहा होता है, और या फिर कंप्रेसिव फोर्सेस, मतलब दो फोर्सेस कंप्रेस कर रहे होते हैं रॉक को, तब थ्रस्ट फोल्ड अकर होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से थ्रस्ट फॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंटी क्लाइनोरियम और फैन शेप्ड फोल्ड। एंटी क्लाइनोरियम या फिर एक फैन शेप्ड फोल्ड का क्या एग्जांपल है? पीर पंजाल ऑफ कश्मीर, कश्मीर का पीर पंजाल रेंज एंटी क्लाइनोरियम का एग्जांपल है। नेक्स्ट हाईलैंड रीजन ऑफ साउदर्न स्कॉटलैंड, जो सदर्न स्कॉटलैंड का हाईलैंड रीजन है वो, या फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया की वो, या फिर पेनाइन माउंटेन्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पेनाइन माउंटेन्स। तो एंटीक्लाइनोरियम या फिर फैन शेप्ड फोल्ड का एक करेक्ट एग्जांपल हमारा है हाईलैंड रीजन ऑफ सदर्न स्कॉटलैंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स। फॉल्स का फॉर्मेशन किस वजह से होता है? जो फॉल्स है उनका फॉर्मेशन किस वजह से होता है? इंडोजिनस फोर्स, एक्सोजिनस फोर्स, क्लाइमेट चेंज, या फिर ग्राउंड वाटर लेवल। मतलब कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस लग रहे हैं उसमें, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस लग रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, या फिर ग्राउंड वाटर लेवल की वजह से। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल ही गलत है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर ग्राउंड वाटर लेवल की चेंज होने की वजह से हमारा फॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। या तो इंडोजेनेटिक फोर्सेस का रोल होगा उसमें, या फिर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो है ऊपर से लगते हैं, मतलब बाहर से लगने वाले फोर्सेस होते हैं, तो ये भी नहीं। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इंडोजेनेटिक फोर्सेस। जो इंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं उनकी वजह से फॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है इन अ नॉर्मल फॉल्ट, एक नॉर्मल फॉल्ट में इन विच डायरेक्शन डू द ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ मूव। नॉर्मल फॉल्ट में जो है किस डायरेक्शन में अर्थ के जो ब्लॉक्स हैं वो मूव करते हैं? टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक एक दूसरे के साइड में, मतलब ऐसे मूव करते हैं, या फिर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, या फिर अपवर्ड मूवमेंट होता है और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। तो जो नॉर्मल फॉल्ट में जो रॉक्स का मूवमेंट है वो है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ अ रिवर्स फॉल्ट। इस और पूछ रहा है कि रिवर्स फॉल्ट के फॉर्मेशन का क्या रीज़न है? टेंशनल फोर्सेस, कंप्रेसिव फोर्सेस, बैलेंसिंग फोर्सेस, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस। रिवर्स फॉल्ट किस वजह से बनता है? टेंशनल फोर्स की वजह से बनता है, कंप्रेसिव फोर्स की वजह से बनता है, बैलेंसिंग फोर्स की, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से।
तो टेंसनल रिवर्स फॉल्ट जो है वो कंप्रेसिव फोर्स की वजह से बनता है। जैसे कि इसमें भी देख सकते हो कि कंप्रेशन लग रहा है, इसलिए रिवर्स फॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक। नेक्स्ट है व्हाट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रैबन और फॉल्ट वैली। ग्रैबन या फॉल्ट वैली के डेवलपमेंट का क्या रीज़न है? वर्टिकल फोर्सेस, कंप्रेसिव फोर्सेस, टेंसनल फोर्सेस या फिर क्लाइमेट चेंज? कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से जो है ये हमारा ग्रैबन वैली का फॉर्मेशन हो रहा है? तो टेंसनल फोर्स की वजह से ग्रैबन वैली का फॉर्मेशन होता है जब दो ब्लॉक्स ऐसे मतलब दूर जाते हैं और जो बीच का जो ब्लॉक होता है वो टूट के नीचे नीचे साइड मतलब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे आ जाता है अपनी मतलब पहले वाली हाइट को छोड़ के और ज़्यादा मतलब सबसाइड हो जाता है तो उसको हम ग्रैबन बोलते हैं। और उसके जो दो अपर पार्ट होता है उसको हॉर्स्ट बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा हॉर्स्ट है और जो ये सबसाइडेड पार्ट है ये हमारा ग्रैबन है। ठीक। ग्रैबन का फॉर्मेशन जो है टेंसनल फोर्स की वजह से होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जॉर्डन रिफ्ट वैली। जॉर्डन रिफ्ट वैली क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक है? जैसे पहला है कि ये इट इज़ अबव सी लेवल, मतलब जो जॉर्डन रिफ्ट वैली है वो सी लेवल से ऊपर है। नेक्स्ट इट इज़ बिलो सी लेवल, ये सी लेवल से नीचे है। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ अफेक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज, मतलब कि ये क्लाइमेट चेंज द्वारा अफेक्टेड है। फोर्थ है इट इज़ अ लेक, मतलब जो जॉर्डन रिफ्ट वैली है वो एक लेक है। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि जॉर्डन रिफ्ट वैली का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज़ बिलो सी लेवल, मतलब ये सी लेवल से नीचे पाई जाती है। नेक्स्ट इन विच टाइप ऑफ वैली इज द डेड सी लोकेटेड। किस टाइप ऑफ वैली में जो है डेड सी हमारी लोकेटेड है? नॉर्मल फॉल्ट वैली में लोकेटेड है, रिवर्स फॉल्ट वैली में लोकेटेड है, या फिर रिफ्ट वैली और रैम्प वैली में लोकेटेड है? तो जो डेड सी का लोकेशन है वो है रिफ्ट वैली में, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ वैली इज द नर्मदा वैली इन इंडिया। जो नर्मदा वैली है वो इंडिया में किस टाइप की वैली है? रिफ्ट वैली है, नॉर्मल फॉल्ट वैली है, रिवर्स फॉल्ट वैली है या फिर ट्रिब्यूटरी वैली है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नर्मदा वैली जो है किस टाइप ऑफ वैली है, मतलब किस टाइप की वैली है। नेक्स्ट व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ कैलिफोर्नियाज डेथ वैली। कैलिफोर्निया की जो डेथ वैली है उसका एलिवेशन क्या है? अबव सी लेवल है, बिलो सी लेवल है, एट सी लेवल है या फिर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है? तो जो कैलिफोर्निया की डेथ वैली है उसका जो सी लेवल वो सी लेवल से नीचे है, मतलब बिलो सी लेवल कैलिफोर्निया की डेथ वैली का एलिवेशन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द जर्मन टर्म फॉर अ फॉल्ट वैली। मतलब जो जर्मन टर्म है, क्या कौन सा जर्मन टर्म है फॉल्ट वैली के लिए यूज़ किया जाता है? ग्रैबन, गिरा, कांग्रेन या फिर वैली? तो जर्मन टर्म जो कि फॉल्ट वैली के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम ग्रैबन कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ वॉल्केनो इरप्ट्स थ्रू अ नैरो वेंट और क्रेटर। कौन सा जो वॉल्केनो है वो एक नैरो वेंट या फिर क्रेटर से इरप्ट होता है? मतलब नैरो वेंट जैसे कि ये जो है एक नैरो वेंट से इरप्ट हो रहा है, जो वॉल्केनो है ये एक नैरो वेंट से इरप्ट हो रहा है, ये एक हमारी नैरो वेंट है तो इससे इरप्ट हो रहा है। तो इस टाइप ऑफ वॉल्केनो को हम क्या बोलते हैं? फिजर वॉल्केनो, सेंट्रल वेंट वॉल्केनो, सील्ड वॉल्केनो या फिर कंपोजिट वॉल्केनो? तो जो जब वॉल्केनो एक सिंगल नैरो वेंट से इरप्ट होता है तो उसको हम सेंट्रल वेंट वॉल्केनो बोलते हैं। मतलब एक सेंट्रल वेंट होती है जिससे कि इरप्शन होता है, उसके अलावा और कोई भी वेंट उस वॉल्केनो में नहीं प्रेजेंट होती है इरप्शन के लिए। ठीक। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो एक्सप्लोजिव एक्टिविटी एंड अ क्वाइट रिलीज ऑफ लावा। कौन सा जो वॉल्केनिक इरप्शन है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लो एक्सप्लोजिव एक्टिविटी और क्वाइट रिलीज ऑफ लावा। मतलब कि किस वॉल्केनो में जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो बहुत शांत है, मतलब कि वो ऐसे बहुत ज़्यादा इरप्शन नहीं है, उसमें एक्सप्लोजन कम है और ऐसे उसका फ्लो जो है कम है, मतलब जो लावा जो रिलीज होता है वो एक ऐसे फ्लोई टाइप्स है। ठीक। प्लीनियन इरप्शन, हवाइयन इरप्शन, स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन या फिर वॉल्केनियन इरप्शन। जो हवाइयन इरप्शन है, जो हवाइयन टाइप ऑफ वॉल्केनो है वो बहुत ज़्यादा शांत है और एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा उसमें नहीं होता है। ऐसे मतलब इरप्शन ऐसे बसाल्ट बेसिक ज़्यादा है तो इस वजह से ये ऐसे फ्लो करता है। ठीक। तो हवाईयन इरप्शन एक शांत वॉल्केनो है जिसमें एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और ये स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो, तो इसको इटली में इसको क्या लाइट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी भी बोलते हैं। ठीक।
तो ये 25 क्वेश्चंस आज के हमारे इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बचे हुए 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर बाकी यूनिट्स की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।